Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 21st of July 2020। तो 21 जुलाई 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, टू अनाउंसमेंट्स आर टू बी मेड। वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट द टेस्ट सीरीज फॉर 2021 स्टूडेंट्स जो 2021 में या 2022 में देने वाले हैं। तो उनके लिए एक लंबी टेस्ट सीरीज चलेगी जो कि अगस्त से स्टार्ट होगी एंड दैट विल बी रनिंग टिल मार्च 2021। 2021 मार्च तक वो टेस्ट सीरीज चलेगी अगस्त से स्टार्ट होने के बाद। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन एनरोल एंड प्लान 1 या 2 दिन में आ जाएगा। तो प्लान भी आप देख सकते हैं, कितने टेस्ट है देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दैट विल बी अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज, वो आपके लिए रहेगी। और नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपके रिवीजन सीरीज के वीडियोस की लिंक डली हुई है कि रिवीजन सीरीज को ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो लिंक्स आर गिवन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट बाल बसेरा। तो बाल बसेरा के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट्स अ क्रीश फॉर वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन एंड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है प्रोजेक्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी डी, नाइदर वन नॉर टू। दोनों ही स्टेटमेंट सही है क्योंकि बाल बसेरा क्रीश ही है जो कि इनॉग्रेट किया गया है फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, और CPWD जो कि है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसी को ये मेंटेन करने के लिए कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, कुछ केसेस दिए हैं, जजमेंट दिए हैं, आपको बताना कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ऑप्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से दिए हैं। नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्क्रैप्ड द 377 ऑफ ICC। केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू प्राइवेसी। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एडल्ट्री। So which of the following is correctly matched? 1 and 2, 2 and 3, 3 या 1, 2 and 3? The correct answer for this will be D, 1, 2 and 3, तीनों ही सही हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। स्टेटमेंट 1 कह रहा है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग टेक्निक्स प्रमोट द यूज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद केमिकल फर्टिलाइजर्स। दूसरा कह रहा है टू हेल्प द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट फार्मर्स मस्ट अप्लाई जीवामृत यानी कि माइक्रोबियल कल्चर एंड बीजामृत यानी कि सीड ट्रीटमेंट सोल्यूशन। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों? क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करता ही नहीं है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, केवल नेचुरल प्रोडक्ट्स की बात करता है ना। तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट बस सही है, पहला गलत है, तो बी विल बी द आंसर। सो यू कैन सी दैट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज एनालिसिस पार्ट। एज यू कैन सी इन द न्यूज, फर्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द फ्रंट पेज, यूके वैक्सीन प्रॉम्प्ट्स प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स इन अर्ली टेस्ट। तो यूके की वैक्सीन है जिसका नाम है चैड OX1NCOV19। ओके, चैड OX1NCOV19 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक्सपेरिमेंटल कोविड-19 वैक्सीन है। इसने काफ़ी अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स दिखाया है, ठीक है ना। 70% जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको जो साइड इफेक्ट्स हुए वो हेडेक और नॉर्मल फीवर था जो कि पैरासीटामोल से आपका ठीक हो जाता। इसमें यूज़ क्या होता है इस चैड OX1 में? मॉडिफाइड वायरस इसमें बनता है और यूज़ किया जाता है। दैट वायरस इज कंटेनिंग causing infections in chimpanzees and genetic information which is contained in SARS-CoV-2 वायरस। इसको मिक्स करके एक वायरस बनाया जाता है मॉडिफाइड, उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो दैट इज चैड OX1 और ये इस अर्ली ट्रायल्स में अच्छे रिस्पॉन्स इसके आने शुरू हो गए हैं। तो दिस इज द थिंग। और एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपका एडिटोरियल का वीडियो सेपरेट आएगा, ठीक है ना। एडिटोरियल का वीडियो सेपरेट आएगा और इसमें नीचे लिंक उस वीडियो की भी दी है। दोनों ही वीडियो साथ में अपलोड हुआ करेंगे, ठीक है ना। तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, दोनों वीडियो साथ में अपलोड हो जाया करेंगे। अगली जो न्यूज़ है वो है आपकी नो पोस्टल बैलेट फॉर दोज अबव 65 ड्यू टू लॉजिस्टिक्स। तो यहाँ पे वो न्यूज़ भी दी हुई है कि नो पोस्टल बैलेट फॉर दोज अबव 65 ड्यू टू लॉजिस्टिक्स। अब हुआ क्या है कि आप सबको पता है कि अभी बीच में इलेक्शन कमीशन ने ये डिसाइड किया था कि 65 साल से ऊपर के लोगों को भी किया जाएगा बैलेट फैसिलिटी के थ्रू, लेकिन अब 65 से ऊपर के लोगों को बैलेट फैसिलिटी का उपयोग नहीं करने को मिलेगा। द लॉ मिनिस्ट्री नोटिफाइड द चेंज टू द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स जो है वो 1961 के हैं, याद रखिएगा। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के हैं। उनमें लॉ मिनिस्ट्री ने कहा था कि 65 से ऊपर वालों को मिलेगा पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी, जो कि पहले केवल 80 साल के ऊपर के लोगों को मिलती थी। बट अभी इलेक्शन कमीशन ने बोला कि लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम के कारण ये नहीं हो पाएगा। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि किसको किसको अवेलेबल है ये पोस्टल वाली, तो वोटर्स अबव 80, डिसेबल्ड वोटर्स जो डिसेबिलिटी वाले हैं, एंड स्पेशल सर्विस वोटर्स, तो स्पेशल सर्विस में जो है उनको लिए है, ठीक है ना। अब एक न्यूज़ थी जिसमें SEZ के बारे में था, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में था। तो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज एन एरिया इन द कंट्री दैट इज सब्जेक्ट टू डिफरेंट इकोनॉमिक रेगुलेशंस दैन अदर रीजन्स, ठीक है ना। तो दूसरे रीजन से अलग इकोनॉमिक जो कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, इकोनॉमिक जो रेगुलेशंस रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं SEZs में। द SEZ यानी कि इकोनॉमिक रेगुलेशंस टेंड टू बी कॉन्ड्यूसिव
टू एंड अट्रैक्ट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो वो कॉन्ड्यूसिव रहता है एंड दे अट्रैक्ट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई का मतलब होता है एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फर्म और इंडिविजुअल इन वन कंट्री इनटू बिजनेस इंटरेक्ट्स लोकेटेड इन अदर कंट्री। तो एफडीआई का मतलब तो आपको पता है, कोई अगर फर्म हमारे यहाँ की कोई किसी कंपनी में या हमारे यहाँ किसी उसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इन्वेस्ट करता है तो एफडीआई कहलाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है, जिसमें वो टेक्नोलॉजी भी लेकर के आता है, ठीक है ना। तो ऐसी रेगुलेशन इस तरीके के बनाए जाते हैं कि अट्रैक्ट कर सकें, मतलब वहाँ टैक्सेस थोड़ा कम रहेंगे। सो व्हेन अ कंट्री और इंडिविजुअल कंडक्ट्स बिजनेस इन एसईजी देयर आर टिपिकली एडिशनल इकोनॉमिक एडवांटेजेस फॉर देम, तो उनको इकोनॉमिक एडवांटेज मिलता है, जैसे कि टैक्स इंसेंटिव मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी टू पे लोअर टैरिफ्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स जो हैं ईपीजेड जो हैं वो पहले एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बनाए थे। एशिया का पहला ईपीजेड जो था वो 1965 में कांडला गुजरात में आया था, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो आया था वो कांडला गुजरात में आया था 1965 में, लेकिन जो एसईजी हैं वो 2000 के बाद स्टार्ट हुए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत। ओके, दे स्टार्टेड इन आफ्टर 2000 थ्रू द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो ये कुछ चीज़ें उसके अंदर आती है, जैसे कि इसमें मेजर सिटीज़ भी हैं, इसमें मेजर पोर्ट्स भी हैं, न्यू मेजर पोर्ट्स भी हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी हैं, जो कि आपको एसईजी वाले रीजन्स में ऐसी चीज़ आपको मिलेंगी, ठीक है, जो कि प्रमोट करेंगे एक्सपोर्ट्स को, ठीक है ना। तो ये आप मैप एक बार देख लेना, एक बार मैं पूरा मैप आपको दिखा देता हूँ, आप अलग अलग टाइम पे पॉज करके एक बार देख लेना, ठीक है ना। अगली जो न्यूज़ है वो एनआईए के रिगार्डिंग है। न्यूज़ में एनआईए आया था, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके बारे में आपको थोड़े फैक्ट्स बता देता हूँ। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था अंडर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट ऑफ 2008 के एक्ट के अंतर्गत। इट्स अ सेंट्रल एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस, सेंट्रल एजेंसी है जो कि इन्वेस्टिगेट करता है एंड प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस अफेक्टिंग द सॉवरेंटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया अगेंस्ट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज, स्मगलिंग इन हाई क्वालिटी काउंटरफीट इंडियन करेंसी। तो इन सारे केसेस को ये देखेगा। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है टू कॉम्बैट टेरर इन इंडिया, काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है ये, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है, याद रखेगा। एंड गोल्स और ये सब तो इंपॉर्टेंट नहीं है इसके, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस किए गए थे, रिसेंट अमेंडमेंट्स। तो रिसेंट अमेंडमेंट्स पास किए गए थे 2019 में, जिसमें कि एनआईए को पावर दी गई टू इन्वेस्टिगेट ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस, offenses related to counterfeit currency, manufacture or sale of prohibited arms, cyber terrorism, offenses under the Explosive Substances Act 1908, ये सारे केसेस को हैंडल करने की पावर एनआईए को दी गई है। अगर आप जुरिस्डिक्शन देखें एनआईए का तो काफ़ी ज़्यादा व्यापक कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। Officers of NIA are given the same power as police officers with respect to investigation of such offences across India, ठीक है ना। And they have the power to investigate scheduled offences committed outside India also, okay, उन्हीं के पास पावर रहेगी। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट द एनआईए टू इन्वेस्टिगेट केसेस एज इफ द ऑफेंसेस हैव बीन कमिटेड इन इंडिया आल्सो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एनआईए को डायरेक्ट कर सकती है। इसके अलावा एक स्पेशल कोर्ट का प्रावधान भी किया गया है इन न्यू दिल्ली, दैट विल बी क्रिएटेड इन न्यू दिल्ली। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द ट्रायल ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस कंस्टिट्यूट वन और मोर स्पेशल कोर्ट अंडर सेक्शन 11 और सेक्शन 22 ऑफ द एनआईए एक्ट 2008। तो सेक्शन 11 और सेक्शन 22 के अंतर्गत स्पेशल कोर्ट्स बनाने की पावर भी है। तो याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा ये पावर बढ़ा दी गई है, एनआईए के ऑफिसर्स को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई है, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ इश्यूज भी हैं, ठीक है ना, कि जो क्रिमिनल लॉज हैं कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, तो वो स्टेट का भी डोमेन रहता है, यूनियन का भी डोमेन रहता है। ऐसे में अगर एनआईए सारे काम करेगी तो पुलिस क्या काम करेगी, तो याद रखने वाली बात ये रहेगी कि पुलिस क्या काम करेगी, ठीक है ना। और क्या होता है कि एनआईए किसी को भी टेररिस्ट भी घोषित कर सकता है अगर उसको लगता है कि ही इज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, इंडिविजुअल्स को भी कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि किसी इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित किया करना भी। यूएपीए में अगर आप जोड़ देते, यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में एक प्रावधान ये आ गया कि इंडिविजुअल्स को भी टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है, और उसकी पावर भी एनआईए के पास कहीं ना कहीं आ गई है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इफेक्ट करने वाली हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है फर्स्ट यूएई स्पेस मिशन होप टू मार्स टेक्स ऑफ फ्रॉम जापान। अब ये होप मिशन जो है ये यूएई का पहला स्पेस मिशन है। मार्स को आप सब जानते हैं कि रेड प्लैनेट है, इसके 2 सैटेलाइट हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, फोबोस एंड डीमोस, ठीक है ना। एंड इट लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम द तानेगा शीमा स्पेस सेंटर। तो याद रखिएगा तानेगा शीमा स्पेस सेंटर से ये आया। एंड दिस प्रोब इज नोन एज अल अमाल इन अरेबिक। इस प्रोब का नाम क्या है? अल अमाल। तो अगर आपसे पूछे कि अल अमाल क्या है, तो वो मार्स मिशन है, होप मिशन मार्स तक का, जो कि यूएई का मिशन है, ठीक है ना। यूएई का मिशन होप टू मार्स टेक्स ऑफ फ्रॉम जापान। तो जापान से जा रहा है। ओनली यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, USSR and European Space Agency have successfully sent missions to the orbit, the 4th planet। तो ये ऑर्बिट के जो मिशन है ये USA, इंडिया, USSR और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ही अभी तक भेजे हैं। ओके, एंड वाइल चाइना इज स्टिल प्रिपेयरिंग टू लॉन्च इट्स फर्स्ट मार्स रोवर
लेटर दिस मंथ। तो मार्स रोवर भेजने की तैयारी में चाइना भी लगा हुआ है। होप की अगर बात करें, जो कि यूएई का मिशन है, तो याद रखिएगा होप इज यूएईज मिशन इज एक्सपेक्टेड टू एंटर मार्स ऑर्बिट बाय फरवरी 2021, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो 2021 होगा दैट विल बी द 50th एनिवर्सरी ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ यूएई। तो यूएई के यूनिफिकेशन का 50th ईयर रहेगा वो, ठीक है ना। नाउ अगली जो न्यूज़ है वो है वॉरशिप्स मीट यूएस स्ट्राइक्स ग्रुप। तो वॉरशिप्स मीट यूएस स्ट्राइक्स ग्रुप, यानी कि नेवल शिप्स जो मंडे में नेवल शिप्स ने अभी कंडक्ट की एक पासेज एक्सरसाइज इसका नाम है पासेक्स। ओके, तो पासेक्स क्या होती है? इट्स अ नेवल पासेज एक्सरसाइज। तो यूएस का नेवी यूएसएस निमिट्ज कैरियर जो था स्ट्राइक ग्रुप नियर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वहां पर ये कैरी की गई इंडियन नेवी के साथ इन्होंने की। अब इंडियन नेवी ने क्या पहली बार पास एक्सरसाइज किया है? तो ऐसा नहीं है। इंडियन नेवी हैज ऑलरेडी कंक्लूडेड दैट पास एक्सरसाइज विद जापान के साथ भी उन्होंने पासेज एक्सरसाइज की हुई है। तो ये पासेज एक्सरसाइज जो होती है वो नेवी की होती है। जब एक शिप यहाँ से उनके रीजन से पास करता है तो वो एक दूसरे के साथ मिलकर के नेवल एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे यूएस नेवी का शिप जो है यूएसएस निमिट्ज कैरियर, वो वहाँ पे इंडियन ओशन रीजन में अभी स्टैंड ऑफ चल ही रहा है। आप सबको पता है चाइना ने काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली वहाँ पे कैप्चर करना शुरू किया। तो ये सब एक्सरसाइजेस करके कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। अगली जो न्यूज़ है वो है टफ न्यू ई कॉमर्स रूल्स किक इन नेक्स्ट वीक। तो टफ न्यू ई कॉमर्स रूल्स आर किकिंग इन। तो अब नए ई कॉमर्स रूल्स आ रहे हैं। रूल्स एक बार देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, ई कॉमर्स पोर्टल विल हैव टू सेट अप अ रोबस्ट कंज्यूमर रिड्रेसल मैकेनिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कंज्यूमर रिड्रेसल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। पोर्टल्स जो ई कॉमर्स पोर्टल्स इनको रोबस्ट कंज्यूमर रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। एंड ई कॉमर्स एंटिटीज विल हैव टू प्रोवाइड एवरी डिटेल रिगार्डिंग टू रिफंड, रिटर्न, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, डिलीवरी, शिपमेंट, मोड्स ऑफ पेमेंट, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ये सारी डिटेल उनको देनी पड़ेगी। तीसरा, दे विल हैव टू मेंशन द कंट्री ऑफ ओरिजिन विच इज नेसेसरी फॉर इनेबलिंग द कंज्यूमर टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना बिल्कुल मैंडेटरी हो गया है ताकि जो कंज्यूमर है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। Then e-commerce platform will also have to acknowledge the receipt of any consumer complaint within 48 hours. तो receipt उसको acknowledge करनी पड़ेगी 48 hours में, and उस complaint को redress करना पड़ेगा from 1 month from the date of receipt अंडर दिस एक्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक टाइम बाउंड मैनर में एक आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल करने के लिए बाउंड हो जाएगा कोई भी ई कॉमर्स जो वेबसाइट रहेगी वो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। They will also have to appoint a grievance officer for consumer grievance redressal. They will also have to appoint a grievance officer for consumer grievance redressal. तो grievance officer बनाना पड़ेगा जो कि grievance redressal का काम करेगा। Sellers cannot refuse to take back goods or withdraw services or refuse refunds if such goods or services are defective, deficient, delivered late or if they do not meet the description on the platform. तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ होती है कि वो डिफेक्टिव निकलता है, डेफिशिएंट निकलता है या मीट नहीं करता है डिस्क्रिप्शन जैसा कि दिया गया है, तो फिर वो जो ई सेलर है वो रिफ्यूज नहीं कर सकता उस प्रोडक्ट को लेने से, ठीक है ना। सो दीज आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग। ओके, सो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। सो न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में इतनी चीज़ें ही थी। अब हम अगले वीडियो में आएंगे जब, तो हम एडिटोरियल्स एक बार डिटेल में आपको बता देंगे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डू शेयर इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।